नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी बोली बिहार में महाराष्ट्र जैसे हालात, जेडीयू में भगदड़ मचेगी, चिराग के विधायकों के टच में होने की बात कही। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुशील कुमार मोदी का कहना है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में विद्रोह विपक्षी एकता की पटना बैठक का परिणाम है। जल्द ही जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में भी भगदड़ मचने वाली है। राजनीतिक उठापटक के दावे के पीछे सुशील मोदी ने तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में कभी भी विधायकों और सांसदों को मिलने का समय नहीं दिया। लोगों को साल भर इंतजार करना पड़ता था। अब वो हर विधायक और सांसद को 30 मिनट दे रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया है और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, तभी से जनता दल यूनाइटेड में विद्रोह की स्थिति है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया कि कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं। इधर दोस्तों केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दावा किया कि बिहार में 1-2 दिन में बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा और महाराष्ट्र का किस्सा दोहराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनसीपी पर कब्जे की जंग, अजीत ने बीजेपी शिवसेना के साथ बनाई महायुति, शरद के करीबियों को किया किनारे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में जारी सियासा ड्रामा अभी थमा नहीं है। रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद एनसीपी के दोनों गुट शरद और अजीत एक दूसरे पर हमलावर है। शरद पवार की एनसीपी ने जहां एक तरफ बागी नेताओं पर कार्यवाही की तो वहीं पार्टी पर खुद का दावा ठोकने वाले अजीत पवार गुट ने शरद पवार के करीबियों को पद से हटा दिया। सोमवार शाम को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी पर दावा करते हुए जयंत पाटिल को महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और कहा कि किसी को भी अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर के पास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमने जयंत पाटिल को नियुक्त किया था, हमने उन्हें एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। आज मैंने उन्हें आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है और मैं सुनील तटकरे को एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल को तुरंत सुनील तटकरे को कार्यभार सौंप देना चाहिए और अब महाराष्ट्र से सभी फैसले पूरी तरह से सुनील तटकरे लेंगे। आधिकारिक तौर पर सुनील तटकरे महाराष्ट्र के प्रभारी हैं। अब से सभी नियुक्तियां और निर्णय सुनील तटकरे द्वारा ही लिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमृतपाल की डिब्रूगढ़ जेल में भूख हड़ताल खत्म, प्रशासन ने मानी मांगे, तंबाकू खाने वाला कुक बदला, फोन और मेडिकल सुविधा मिलेगी। जी हां दोस्तों, असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल और उनके साथियों ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। डिब्रूगढ़ जेल प्रशासन ने इनकी मांगों को मान लिया है। जेल प्रशासन ने तंबाकू का सेवन करने वाला कुक बदल दिया है। साथ ही सभी को आश्वासन दिया है कि सभी बंदियों को घर बात करने के लिए फोन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जेल प्रशासन का कहना है कि वैसे तो जेल में बंद सभी कैदियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन जैसी मेडिकल सुविधा पंजाब से एनएसए के तहत बंदी अमृतपाल समेत उनके साथी चाहते हैं वह उन्हें दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद सभी ने अपनी भूख हड़ताल 24 घंटे बाद समाप्त कर दी। दोस्तों अमृतपाल ने कहा कि उनके परिजन हर 15 दिन के बाद उनसे मिलने के लिए असम की डिब्रूगढ़ जेल नहीं आ सकते क्योंकि वह आर्थिक तौर पर इतने ज्यादा अमीर नहीं है। पंजाब से डिब्रूगढ़ आने के लिए एक चक्कर का खर्च ही करीब 20 से 25 हजार रुपए आता है। एमपी झारखंड समेत 5 राज्यों के अध्यक्ष बदलेगी भाजपा, पंजाब प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा का हुआ इस्तीफा, नड्डा की टीम में भी नए चेहरे शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संगठन स्तर पर भाजपा बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरल में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकते हैं। बदलावों की खबर के बीच पंजाब के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। जाखड़ कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश और मिजोरम में भाजपा की सरकार है, वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस सत्ता में है। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें त्रिपुरा में पार्टी ने गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी की है, वहीं मेघालय, नागालैंड में भी वह सरकार में सहयोगी है। पार्टी को सिर्फ कर्नाटक में सत्ता गंवानी पड़ी थी। वहीं दोस्तों 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की थी। बैठक में नड्डा की मौजूदगी से राज्य स्तर से लेकर सरकार और भाजपा संगठन में बदलाव पर चर्चा की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम पर है। इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को बेहद कम शर्तों पर मिला आईएमएफ से कर्ज, फौज का बजट कम होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, नवंबर तक $23 अरब चुकाने
चुकाने हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान को $3 अरब कर्ज देने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी 30 जून को दी गई और इसी दिन IMF का प्रोग्राम भी खत्म हो रहा था। इसका मतलब यह है कि अगर IMF चंद घंटे और लोन मंजूर नहीं करता तो पाकिस्तान चंद दिन का और मेहमान रहता और कुछ ही मिनटों में वह दिवालिया हो जाता। बहरहाल दोस्तों, $3 अरब का लोन तो पाकिस्तान को मिल गया, लेकिन इसके साथ ही IMF ने तमाम सख्त शर्तें भी रखी है। वे बातें हैं जो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार मुल्क को नहीं बता रही। दरअसल दोस्तों, IMF ने लोन के साथ जो शर्तें लगाई हैं उन्हें पूरा करना शहबाज सरकार के लिए बेहद मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह सियासी है। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने हैं और अगर सरकार इन शर्तों को मानती है तो उनकी सत्ता में वापसी बेहद मुश्किल है। दरअसल दोस्तों, सरकार को 3 काम फौरन करने होंगे। ये आदेश IMF ने दिया है। हर तरह की सब्सिडी खत्म करनी होगी, पेट्रोल डीजल और बिजली 30% तक महंगे करने होंगे और टैक्स कलेक्शन 10% बढ़ाना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मस्जिद के सामने कुरान जलाने पर OIC की कड़ी प्रतिक्रिया। स्वीडन सरकार ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, बकरीद के मौके पर कुरान जलाए जाने की घटना पर स्वीडिश सरकार ने अपना बयान जारी करते हुए इसे इस्लामोफोबिक कृत्य बताया। स्वीडिश सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने मस्जिद के सामने कुरान जलाए जाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। OIC ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह घृणित कृत्य पवित्र कुरान और अन्य इस्लामिक मूल्यों, प्रतीकों और उनकी पवित्रता का उल्लंघन का प्रयास है। OIC ने कहा था कि सभी देश संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत सार्वभौमिक रूप से सभी लोगों के लिए मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करें। OIC के इस बयान के बाद स्वीडन सरकार ने स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाने की घटना की निंदा की है और इसे इस्लामोफोबिक कृत्य बताया। स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्वीडिश सरकार इस बात को पूरी तरह से जानती है कि स्वीडन में प्रदर्शनों के दौरान कुछ व्यक्तियों के इस्लामोफोबिक कृत्य मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकता है। हम इन कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं जो किसी भी तरह से स्वीडिश सरकार के विचारों को प्रदर्शित नहीं करते हैं।